चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का सेकंड रिवीजन सेशन। आज के इस सेशन में टारगेट रहेगा कॉस्ट शीट पूरा का पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करना, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई कॉस्ट शीट का चैप्टर, सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमने क्लासेस में एक डेफिनेशन लिखी थी, कॉस्ट की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन थी? कॉस्ट इज द अमाउंट इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉस्ट और कुछ नहीं है, गुड्स को बनाने का और उनको बेचने का खर्चा। गुड्स को बनाने का और बेचने का खर्चा, इसको बोलते क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट और कुछ नहीं है, उन गुड्स को बनाने का और बेचने का खर्चा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसीलिए जो मेरे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी है वो एंड में आके खत्म कहां पे होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स पर, गुड्स को बनाने का और बेचने का खर्चा। नाउ हैविंग सेड दैट, जब हमने ये बात कर ली कि गुड्स को बनाने का और बेचने का खर्चा टोटल कॉस्ट है, तो सर इसमें ये बात करते हैं खर्चों के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो पहला टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट तीन तरीकों के हैं, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल और लेबर को अलग रखते हैं, उसके अलावा दुनिया जहां के जितने भी खर्चे हैं, फ्यूल का खर्चा, पावर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, अमोर्टाइजेशन का खर्चा, कोई भी खर्चा क्यों ना हो, वो सारा खर्चा आपका अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। अब फर्दर मटेरियल के भी दो टाइप्स, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर के भी दो टाइप्स, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। अदर एक्सपेंसेस के भी दो टाइप, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? अब भाई बड़ी सिंपल सी बात है, दो चेक पॉइंट्स इसमें हमने सीखे हुए हैं। कोई भी खर्चा जो फिनिश गुड्स को बनाने के लिए लग रहा है और फिनिश गुड्स पर दिख भी रहा है कि हां इन फिनिश गुड्स को बनाने के लिए खर्चा लगा है, वो खर्चा डायरेक्ट खर्चा है। और जो भी खर्चा फिनिश गुड्स को बनाने के लिए लगा तो है, लेकिन फिनिश गुड्स को देखते ही नहीं पता चल रहा कि यह खर्चा कभी लगा भी होगा इन फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, हर ऐसा खर्चा कौन सा खर्चा है? इनडायरेक्ट खर्चा है। यह तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा चेक पॉइंट, अगर कोई भी खर्चा फिनिश गुड्स को बनाने के लिए लगा है और कितने का लगा है, यह बात मैं एग्जैक्टली पता लगा सकता हूं पर यूनिट। कितने का लगा है पर यूनिट को बनाने में यह बात मैं एग्जैक्टली पता लगा सकता हूं, तो वो डायरेक्ट खर्चा है। और अगर कोई भी खर्चा फिनिश गुड्स को बनाने के लिए लगा है और उसका पर यूनिट मैं निकाल सकता हूं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं मालूम, मुझको कुछ प्रोपोर्शनेट या एस्टिमेट करना पड़ेगा, तो हर ऐसा खर्चा इनडायरेक्ट है। फटाफट से क्विकली सबके एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सर बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे मटेरियल के केसेस में आपको याद होगा क्लासेस में मैंने वही एग्जांपल दिया, वही मैं एक बार दोहरा रहा हूं ताकि आपको वो सारी चीजें याद आए। जैसे अब ये मार्कर है या ये पेन है, इस पेन को बनाने के, पेन अपने आप में फिनिश प्रोडक्ट है, इस पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक लगा या फाइबर, जो भी मटेरियल है वो लगा। फिनिश गुड्स को देखते ही पता लग रहा है कि हां ये मटेरियल लगा है, प्लास्टिक का मटेरियल लगा है। फिनिश गुड्स को देखते ही पता चल रहा है ये प्लास्टिक इसका क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेकिन इस प्लास्टिक को किसी ना किसी छोटी मोटी मशीन में डाला गया होगा, जिससे इसको ये शेप दी गई होगी, इसकी यूटिलिटी बनाई गई होगी। उस मशीन की कॉस्ट होगी जिस पर डिप्रिसिएशन लगता होगा, उस पर बिजली लगती होगी, इलेक्ट्रिसिटी लगती होगी, वगैरह वगैरह, और खर्चे, फ्यूल लगता होगा, जो भी है ये सब खर्चे लगते होंगे। इस पेन को देख के तो नहीं पता चल रहा कि इस पे बिजली भी लगी है, इलेक्ट्रिसिटी भी लगी है, इस पे फ्यूल भी लगा है, नहीं पता चल रहा है, इस पे डिप्रिसिएशन लगा है, नहीं पता चल रहा है, लेकिन लगा है। तो ऐसे मटेरियल के खर्चे, फ्यूल का खर्चा वगैरह, ये सब आपके क्या हो गए? इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए। ऐसे में अगर मैं लेबर का एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे को एक दिन में एक पेन बना सकता है, एक बंदा एक दिन में, एक पर्सन एक दिन में एक पेन बना सकता है, और मुझको एक दिन में 5 पेन बनवाने हैं, तो मैंने 5 लेबरर हायर कर लिए। ठीक है, हर लेबरर को दिन के 20-20 रुपए दे रहा हूं, हर लेबरर को एक दिन के 20-20 रुपए दे रहा हूं। मतलब एक बंदा एक दिन में एक पेन बना रहा है और उसको एक ही दिन के 20 रुपए दे रहा हूं, मतलब एक पेन की कॉस्ट इज 20। ये बात मुझको एग्जैक्टली मालूम है। तो ये जो लेबरर्स की कॉस्ट होगी 20-20 रुपए, ये मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। लेकिन मैंने अब क्या किया, ये पांचों लेबरर्स ढंग से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो कोई उस दिक्कत को सॉर्टेड कर दे, उसके लिए इनके ऊपर एक मैनेजर बिठा दिया या एक सुपरवाइजर बिठा दिया। और ये सुपरवाइजर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, बल्कि इन पांचों लेबरर्स का ध्यान रख रहा है कि ये ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इस सुपरवाइजर को एक दिन के मैं मान लो 200 रुपए दे रहा हूं।
अब मैं प्रोपोर्शनेटली तो निकाल लूंगा कि एक सुपरवाइजर 5 लेबरर्स मतलब 5 पेन्स का ध्यान रख रहा है, तो पर पेन पे एस्टिमेटेड कितना खर्चा इसका जा रहा होगा डिवाइडेड बाय 5 करके 40 रुपए। लेकिन ये जो 40 करके मैंने निकाला है ना, ये एग्जैक्टली नहीं है पर यूनिट, ये एस्टिमेटेड है, सिर्फ एक प्रोपोर्शनेट है। तो इस सुपरवाइजर को जो पैसे दिए जा रहे हैं वो भी है तो लेबर कॉस्ट, लेकिन वो कहलाएगी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। दूसरे चेक पॉइंट की वजह से, क्योंकि मुझको एग्जैक्टली नहीं मालूम पर यूनिट बनाने के लिए कितना लगा है। सर आपने प्रोपोर्शनेट कर लिया, ये एग्जैक्टली तो आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा ये भाई। प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है, मान के चलिए ये वाले 4 लेबरर्स ट्रेंड है, इनको अच्छे से काम करना आता है, और ये लेबरर नया है, ये न्यू लेबरर है, नया बंदा आया कंपनी में काम करने, इसको भी ढंग से काम करना नहीं आता है। तो भाई इस सुपरवाइजर को प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस पे ज्यादा टाइम लगाना पड़ा होगा। अगर एक दिन में इसकी शिफ्ट 8 घंटे की है, जिसके मैं उसको एक दिन के 200 रुपए दे रहा हूं, उसमें से हो सकता है 4 घंटे तो इसी पे लगाने पड़ गए और बाकी सब पे 1-1 घंटा लगाया। तो इन एक्चुअल टर्म्स इसके लिए ज्यादा खर्चा आया ना, तो यहां पे ज्यादा अमाउंट जाना चाहिए, लेकिन मैंने तो सब में इक्वल बांट दिया, क्योंकि इतना मिनिस्कल ध्यान हम रख नहीं सकते हैं, इसलिए ये कहला जाएगा इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, इसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल देते हैं, आपके क्वेश्चन में भी है, कॉस्ट शीट के क्वेश्चन में जो हमने क्लास में किया हुआ है। मान लो एक गाड़ी का शोरूम है, ठीक है, इस गाड़ी के शोरूम में कुछ खर्चे आए, जैसे एक खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का आया, या एक और एग्जांपल देता हूं, रेंट का खर्चा आया, और 2 खर्चे और आए, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट ऑफ कार, या ये जो शोरूम है, अब गाड़ियों के शोरूम में कार भी बेची जाती है, उसका लोन भी बेचा जाता है, फाइनेंस भी बेचा जाता है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेची जाती है, और तीनों से ये शोरूम वाले इनकम कमाते हैं। गाड़ी बेचकर कमीशन कमाते हैं ब्रांड से, जिस कंपनी की गाड़ी का शोरूम इनका है, लोन बेचकर बैंक से कमीशन कमाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचकर इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन कमाते हैं। तो एक और डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट आई, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट ऑफ लोन पॉलिसी, इंश्योरेंस की भी आई होगी, मैं एग्जांपल 2 का ही दे रहा हूं। अब इनमें अगर हम देखें डायरेक्ट खर्चा कौन सा है और इनडायरेक्ट खर्चा कौन सा है, जो तो ये डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट है, ये तो है डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस। सर कैसे भाई, एक गाड़ी पे कितना आरटीओ वगैरह का खर्चा आया होगा, आरसी वगैरह का खर्चा आया होगा, या डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा आया होगा, हमें पता है। तो ये तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, किसी प्रोडक्ट पे मिलाकर नहीं है, मेरे को पता है एक प्रोडक्ट पे एग्जैक्टली कितना है। लोन पॉलिसी पे जो भी प्रोसेसिंग का खर्चा आया होगा वो भी मुझे पता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी रेंट का खर्चा है, ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फॉर द सिंपल रीजन, अब एक शोरूम है, उसमें बिजली का बिल आया, बिल्कुल सही यश, उसमें बिजली का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। अब मुझे यह नहीं पता उस टोटल इलेक्ट्रिसिटी के बिल में से कार का खर्चा कितना है, लोन पे कितनी बिजली लगी, इंश्योरेंस पॉलिसी बांटने पर कितनी बिजली लगी, मेरे को नहीं पता अलग से। इसी तरीके से पूरी प्रीमाइसेस का रेंट है, मुझे नहीं पता कार के लिए कितना रेंट लगा होगा, लोन के लिए कितना लगा होगा, इंश्योरेंस के लिए कितना लगा होगा, बस टोटल रेंट है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, कुछ ना कुछ बेस बना के बांटूंगा इनमें, तो एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, प्रोपोर्शनेट पता चल जाएगा, दैट इज इनडायरेक्ट खर्चा। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, बेसिक सा पॉइंट, जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट ज्यादा बनता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जितने भी मेरे ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये मिलकर क्या कहलाते हैं, ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है ना, ये तीनों जुड़ के क्या बन जाते हैं, मेरे ओवरहेड्स बन जाते हैं। अब सर जो मेरा ओवरहेड्स बना, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़कर, वो फर्दर 3 पार्ट्स में बंटता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सर ये क्या है बेटा, है तो ये सारा इनडायरेक्ट खर्चा, लेकिन अब एक सिंपल सी बात होती है कि कोई भी जो फैक्ट्री होती है ना, जिसका मैन्युफैक्चरिंग का धंधा होगा, ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो जो भी इंसान मैन्युफैक्चरिंग में होता है ना, एक तो उसकी होती है फैक्ट्री। फैक्ट्री में तो एक्चुअली में मशीनें वगैरह सब कुछ पड़ी होती हैं, जिनसे एक्चुअली में काम चल रहा होता है, लेबर वगैरह काम कर रही होती है, मशीनों से प्रोडक्शन चल रही होती है। और एक इन कंपनीज का होता है हेड ऑफिस, या जिसको ये लोग बोलते हैं अपना कॉर्पोरेट ऑफिस। सर फैक्ट्री में क्या होता है, हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या होता है, एक एक करके आपको बताया जाएगा। पहले तो फैक्ट्री की बात करते हैं। फैक्ट्री में होता क्या है,
बेटा जी जब हमने कॉस्टिंग की क्लासेस जो बच्चा मुझसे पढ़ा है नहीं भी पढ़ा है उसने ये चीज पक्का करी होगी, एक प्रोसीजर क्या होता है विद इन द फैक्ट्री, काम कैसे चलता है। तो इसमें मैं फटाफट से उस प्रोसीजर को रिवाइज करवाता हूं। एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है मार्केट में प्रोडक्ट बेचना, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रोडक्ट को बनाने का काम होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को टारगेट देता है कि इतना माल बना दो, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट को पता है मार्केट में कितना बेचना है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जितना बोला गया उतना ये लोग बनाएंगे, और वो बनाने के लिए, फिनिश गुड्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए प्रोडक्शन वाले कहां जाते हैं? स्टोर के पास जाते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यह काम नहीं होता माल खरीदो अपने पास रखो, यह काम होता है स्टोर का। प्रोडक्शन वाले स्टोर के पास जाते हैं और कहते हैं भैया हमें इतना माल चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट से टारगेट मिला इतना फिनिश गुड्स बनाने के लिए, उसके लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए, आप प्रोवाइड कर दो। अगर तो स्टोर के पास ये मटेरियल हुआ तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देंगे, और अगर स्टोर के पास उतना माल ना हुआ तो ये लोग कहां जाएंगे? एक और डिपार्टमेंट होता है परचेज डिपार्टमेंट। अब स्टोर डिपार्टमेंट का काम होता है जितना बोला जाए जब बोला जाए उतना, एक तो प्रोडक्शन को प्रोवाइड कर दो, दूसरा जो माल आपने रखा हुआ है उसको ढंग से रखो, टूट फूट ना हो जाए, खराब ना हो जाए, अगर उसको प्रॉपरली कंट्रोल टेम्परेचर्स में रखना है तो वो सब मेंटेन आप करो। माल को खरीदना स्टोर का काम नहीं होता, वो काम होता है परचेज का। तो अगर स्टोर के पास माल नहीं हुआ तो कहां जाया जाएगा? परचेज डिपार्टमेंट के पास जाया जाएगा। अब परचेज डिपार्टमेंट वाले एक्चुअली में मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले ये लोग क्या इशू करते हैं? टेंडर। कौन इशू करता है टेंडर? जिसको माल खरीदना है। उस टेंडर का जवाब आता है, जवाब में क्या आती है? कोटेशंस। कोटेशंस में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि इतने का माल मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतने टाइम में डिलीवरी होगी, ये क्वालिटी है, वगैरह वगैरह वगैरह। और कोटेशंस कौन भेजता होगा? वेंडर, जो माल बेचने के लिए रेडी है। उसके बेसिस पे कोटेशंस को कंपेयर करते हैं और जो बेस्ट वेंडर हमें लग रहा होता है उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं, और ऑर्डर प्लेस करने के लिए रिटन डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसका नाम होता है परचेज ऑर्डर। सो बेसिकली वैसे तो लास्ट सेशन में हमने मटेरियल कॉस्टिंग में रिवाइज किया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले जब स्टोर से माल लेने जाते हैं तो जाते थोड़ा ना है, एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल, और इसको क्या बोला जाता है? मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म, ठीक है ना। और परचेज वाले परचेज ऑर्डर इशू कर देते हैं। अब कुछ टाइम बाद मटेरियल रिसीव हो जाएगा। मटेरियल जब रिसीव होगा, एक तो मटेरियल आएगा ही आएगा, साथ के साथ उस मटेरियल का इनवॉइस भी आएगा, ठीक है जी। ये जो मटेरियल है ये तो वाया परचेज डिपार्टमेंट से स्टोर डिपार्टमेंट होता हुआ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आ जाता है। कैसे मूव करता है वो हमने मटेरियल कॉस्टिंग के पिछले सेशन में रिवाइज किया ही था, विद इन द फैक्ट्री मटेरियल मूव कैसे कर रहा है। और सर ये जो इनवॉइस आया है, अब इस इनवॉइस के बेसिस पे पेमेंट करनी है जिस वेंडर ने माल भेजा है, तो ये इनवॉइस पेमेंट करवाने के लिए भेज दिया जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है जी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट इस इनवॉइस के बेसिस पर जर्नल एंट्री पास करता है, जो आपके अकाउंट्स का पहला काम होता है बाय द वे। परचेजेस डेबिट टू, अगर पेमेंट कर रहा है कैश और बैंक, और अगर उधार में है तो क्रेडिटर्स। और इसके बेसिस पर, इस एंट्री के बेसिस पर, और इस एंट्री का बेस क्या है? वो इनवॉइस। इस इनवॉइस के बेसिस पर ये एंट्री पास करता है, और इस एंट्री के बेसिस पर उस वेंडर को पेमेंट रिलीज हो जाती है, ठीक है जी। इसमें जो भी मैंने ये सब बताया है ना आपको, ये सारी चीजें, बाय द वे सेल्स भी कभी कभी फैक्ट्री में नहीं होता है, सेल्स भी फैक्ट्री में नहीं होता है, ज्यादातर फैक्ट्री में ये सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है ना। और इनके बीच में क्वालिटी वाले भी होते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले, कि माल जो आया है यहां पर उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करना, ये सारा काम फैक्ट्री के अंडर हो रहा होता है, ठीक है जी। तो जो मैंने यहां पे लिखा है फैक्ट्री, फैक्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं? ये वाले डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। और सर फिर हेड ऑफिस में कौन से डिपार्टमेंट्स होते होंगे? बाकी सारे जो मैंने यहां पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोला, सेल्स डिपार्टमेंट बोला, यहां पे मार्केटिंग की टीम बैठी होती है जो कि ब्रांडिंग कर रही होती है कंपनी की, सोशल मीडिया पे ऐड चलाने का काम, न्यूज़पेपर में ऐड चलवाने का काम, टीवी में ऐड चलवाने का काम, कि कैसे मार्केटिंग करेंगे इस प्रोडक्ट की, वो सारा काम करती है मार्केटिंग की टीम। यहाँ पे एचआर वाले बैठे होते हैं जो एम्प्लॉइज हायर करते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे टैक्सेशन डिपार्टमेंट बैठा होता है जो कंपनी की टैक्सेशन पॉलिसी को मेंटेन करता है, ठीक है ना। यहीं पे फाइनेंस मैनेजर बैठा होता है जो कि कंपनी में पैसा कहां से आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस में इस तरीके का काम होता है। और फैक्ट्री में क्या काम होता है मेरे ख्याल से वो आपको क्लियर हो गया, मैंने बता दिया। अब बड़ी सिंपल सी बात है सर, मैंने यहां पे लिखा ओवरहेड्स तीन तरीकों के हैं, फैक्ट्री
ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे ही तीन चीजों से बने हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन इसका मतलब क्या है, फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स है। यहां पर होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स है। इस सेल्स डिपार्टमेंट में होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। कहने का मतलब है ओवरहेड्स चाहे फैक्ट्री का हो, एडमिन का हो या सेलिंग का हो, वो बना तो उन तीन चीजों से ही है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन वो इनडायरेक्ट इंकर कहां पे हो रहा है? अगर वो इनडायरेक्ट फैक्ट्री में इंकर हो रहा है, फैक्ट्री में इंकर होने का मतलब है परचेज डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट खर्चा इंकर हो रहा है, स्टोर में इनडायरेक्ट खर्चा इंकर हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट खर्चा इंकर हो रहा है, क्वालिटी इंस्पेक्शन में इनडायरेक्ट खर्चा इंकर हो रहा है, वो बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट। अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में सेल्स को छोड़कर बाकी डिपार्टमेंट्स में कोई इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर हो रहे हैं, वो बनेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। और सेल्स डिपार्टमेंट में अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है, तो वो बनेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मतलब अगर आपको सवाल डेप्रिसिएशन दे दे, ठीक है, और सवाल स्पेसिफाई कर रहा है कि सर ये डेप्रिसिएशन ना फैक्ट्री में रखी हुई मशीन पे लगी है, तो वो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगी। आपको सवाल में दे दिया जाए डेप्रिसिएशन ना जो मार्केटिंग, एचआर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फर्नीचर रखा हुआ है, उस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है, तो वो डेप्रिसिएशन ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स का पार्ट बनेगी। और अगर आपको सवाल बोल दे सर ये डेप्रिसिएशन ना सेल्स डिपार्टमेंट में जो फर्नीचर है या सेल्स डिपार्टमेंट में जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं उनका डेप्रिसिएशन है, तो वही डेप्रिसिएशन आपके सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगी। सर अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता ये कहां का डेप्रिसिएशन है, तो आपकी अजम्पशन है, और यहां पे फर्स्ट अजम्पशन आप क्या लेंगे, फिर आप फैक्ट्री में डाल देंगे, ठीक है ना, ये मानते हुए कि वो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में रखी हुई मशीनों की है। मतलब वही खर्चा आपका तीनों में कहीं का भी पार्ट बन सकता है। ये बच्चे कई बार कंफ्यूजन में से पूछते भी हैं, सर ये खर्चा फैक्ट्री में आना चाहिए था, ऑफिस एंड एडमिन में क्यों आ गया, सेलिंग में क्यों आ गया? अरे भाई पढ़ो तो सही उसको, वो इनडायरेक्ट खर्चा है, लेकिन सिर्फ इनडायरेक्ट होने से वो फैक्ट्री में नहीं आ जाएगा, वो जहां का इनडायरेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको करना पड़ेगा। ठीक है जी, आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद आता है मेरे पास सेकंड मेन कॉन्सेप्ट, चैप्टर छोटा सा ही है ये मेरा, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अब बेटा जी कॉस्ट शीट का जो ये फॉर्मेट है, वैसे तो इसको रट सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर के साथ अगर मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो तो प्रोसीजर के साथ टेक्निकली रिवाइज इसको करेंगे। अब इसको टेक्निकली रिवाइज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है, ये प्रोसीजर ध्यान में रखना है। सेल्स वाले प्रोडक्शन को टारगेट देते हैं, प्रोडक्शन वाले माल बनाने के लिए, फिनिश गुड्स बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की डिमांड करते हैं, जिसके लिए वो जाते हैं प्रोडक्शन के पास। तो अब आप देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक ना अलग से लेजर अकाउंट्स के थ्रू एक बात बताता हूं, फिर कॉस्ट शीट के प्रोसीजर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेटा जी एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब काम होता है तो एक तो रॉ मटेरियल होता है, उसका भी स्टॉक बचेगा, तो उसका एक वैसी अकाउंट बनेगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। अच्छा, रॉ मटेरियल के स्टॉक का जो अकाउंट बन रहा होगा लेजर, वो किसके लिए बन रहा होगा? स्टोर वालों के लिए। सर कैसे बोला आपने स्टोर वालों के लिए? अभी तो समझा। रॉ मटेरियल को कौन स्टोर करके रख रहा है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किसके पास होगा? स्टोर के पास होगा ना। तो भाई स्टोर वालों ने कहा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इतना पड़ा हुआ है, इतना हमने और खरीद लिया, परचेज कर लिया, परचेज डिपार्टमेंट को बोलकर। कुछ इनके पास पड़ा हुआ था, कुछ परचेज से खरीद के मंगवा दिया गया। ईयर एंड हुआ, इतना इनके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अभी भी बचा हुआ है। तो बाकी का क्या हुआ? सर बाकी का कंज्यूम होने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चला गया होगा। बाकी का माल फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में 1000 पड़ा हुआ था, 10,000 और खरीद लिया, 11,000 हो गया। ईयर एंड पर 2,000 अभी भी बच गया, तो बाकी का 9,000 जो बचा वो अपने प्रोडक्शन में भेज दिया होगा। इसी प्रोसीजर में स्टोर से प्रोडक्शन में आ गया होगा कंज्यूम होने। ठीक है सर। इसी तरीके से एक लेजर अकाउंट और बनता है, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है? सर ना तो ये रॉ मटेरियल है, ना ही अब ये फिनिश गुड्स है। बेसिकली रॉ मटेरियल को जैसे ही मैंने मशीनों में डाल दिया, उस पर कुछ काम हो चुका है, कुछ काम नहीं हुआ है। अगर तो वो मशीन में डल के बाहर आ जाए तो वो फिनिश गुड्स बन गए। बाहर नहीं आया, मशीनों में पड़ा हुआ है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो सर वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग क्लोजिंग होगा। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब ऑलरेडी मशीनों में इतना WIP पड़ा हुआ था, इतना माल ऑलरेडी मैंने मशीनों में डाला हुआ था। ये किसके लिए बन रहा होगा? ये बन रहा होगा सर फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री का मतलब मेरे मेन
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि मशीनें कहां पड़ी हैं जिनसे फिनिश गुड्स बन रहे हैं, वो पड़ी हैं सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है जी। तो प्रोडक्शन वाले कह रहे हैं सर मशीनों में ऑलरेडी इतना माल तो पड़ा हुआ था वर्क इन प्रोग्रेस का, इतना स्टोर से और आ गया और हमने वो भी मशीनों में डाल दिया, कंज्यूम कर लिया। साल खत्म हुआ तो हमने मशीनें चेक करी, इतना क्लोजिंग स्टॉक मशीनों में WIP का अभी भी पड़ा हुआ है, बाकी का क्या हुआ? बाकी बन गए सर, बाकी मशीनों से बाहर आ गए होंगे, फिनिश गुड्स बन गए। ये जो फिनिश गुड्स बने हैं ये कहां गए होंगे? सर फिनिश गुड्स बनाने का टारगेट सेल वाले देते हैं, तो फिनिश गुड्स जब बन गए तो वो किसके पास जाते होंगे? सेल वालों के पास ही जाते होंगे ना, बेचने के लिए। तो सर अब ये फिनिश गुड्स कहां जाएंगे? सेल वालों के पास। तो एक और अकाउंट बनेगा फिनिश गुड्स का। ये अकाउंट किसके लिए बन रहा होगा? सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। क्यों सर? क्योंकि फिनिश गुड्स सारे किसके पास जा रहे हैं बन बन के? सेल्स डिपार्टमेंट के पास। सेल्स डिपार्टमेंट ही उसको मार्केट में बेच रहा है। तो सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑलरेडी इतना पड़ा हुआ था, ये आपने और भेज दिया बनाकर प्रोडक्शन से। तो इसका मतलब क्या है? इतना मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, अभी बिका नहीं था, इतना आपने और बनाकर भेज दिया, मेरे पास ये टोटल अवेलेबल है बेचने के लिए, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। साल खत्म हुआ, मैंने देखा यार इतना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अभी भी बचा पड़ा है, तो बाकी का क्या हुआ? बिक गया, बाकी फिर बिक गया। लेकिन क्योंकि मैंने अभी प्रॉफिट मार्कअप्स ऐड नहीं करे हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ सेल। जो गुड्स बिके हैं उनका खर्चा, ये वो आया है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अब आप उस प्रोसीजर और इन 3 लेजर अकाउंट्स के अकॉर्डिंग अपना ये फॉर्मेट देखिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फिनिश गुड्स बनाने हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन वाले कहां गए? स्टोर के पास। तो स्टोर वालों ने अपना कौन सा लेजर अकाउंट चेक किया? रॉ मटेरियल का लेजर अकाउंट। और रॉ मटेरियल का लेजर अकाउंट देखकर उन्होंने क्या कहा? इतना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, पहला लेजर अकाउंट, प्लस परचेज डिपार्टमेंट ने इतना और परचेज कर लिया, माइनस ईयर एंड पर इतना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अभी भी बचा हुआ है, तो बाकी का क्या हुआ? कंज्यूम हो गया। कंज्यूम होने के लिए कहां गया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब यहां से यहां तक मैं कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं? स्टोर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। और जैसे ही मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आया, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एंटर कर चुका हूं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास इतना माल आ चुका है, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लेजर अकाउंट में, जो मैंने आपके सामने अभी ये सेकंड वाला लेजर अकाउंट बनाया, यहां पे कंज्यूम होने के लिए ये आ चुका है। ठीक है ना? अच्छा जी, अब कंज्यूम होने के लिए इतना आ चुका है, उसके बाद ये कह रहे हैं इतना ओपनिंग स्टॉक ऑफ, बीच की बातें छोड़ के मैं आगे की बात कर रहा हूं, पहले ये कह रहे हैं इतना ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, जो मैंने इस लेजर में बोला कि इतना WIP हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, जो मशीनों में डला हुआ था, ये मटेरियल आपने और भेज दिया, वो भी हमने मशीनों में डाल दिया। तो सर इतना इनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ये आपने मशीनों में और डाल दिया, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, टोटल इतना माल मशीनों में पड़ा हुआ है। इस पे इन्होंने लेबर का खर्चा लगाया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा लगाया, हमारे पास आ गई प्राइम कॉस्ट। सर पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करें हैं, क्योंकि डायरेक्ट की नेचर क्या थी? ये खर्चा मुझे देखते ही मालूम है कि ये लगा है, ये खर्चा मुझे एग्जैक्टली मालूम है इतना लगा है। तो जो एग्जैक्टली मालूम है, जिसमें दिक्कत नहीं है, प्रमा फेसाई दिख रहा है ये खर्चा लगा है, पहले मैंने उसको ऐड कर दिया और नाम दे दिया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का नाम भी कहां से निकला है? प्रमा फेसाई, देखते ही पता चल रहा है सही ये खर्चा लगा है। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा यार फैक्ट्री में ना और खर्चे भी लगे होंगे। फैक्ट्री में और खर्चे कौन से लगे होंगे? फैक्ट्री में इंकर होने वाले इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मैंने ये भी ऐड कर दिए। लेकिन अभी फैक्ट्री में, क्योंकि मैं अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहां पे है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर मेरा फैक्ट्री में है, ये पूरा फैक्ट्री चल रहा है, यहीं पे है मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अभी इससे बाहर नहीं निकला हूं मैं। अच्छा जी, तो एक तरह से ये पूरा प्रोसीजर बना क्या आपका? सर इतना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस मेरे पास मशीनों में ऑलरेडी पड़ा हुआ था, इतना माल आपने मशीनों में और डाल दिया, ये टोटल माल मशीनों में पड़ा हुआ है, उस पर डायरेक्ट लेबर लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, प्लस उस पर फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। लेकिन जैसे ही मैं फैक्ट्री से बाहर निकलने लगा तो मेरे को याद आया मेरा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी पड़ा हुआ है फैक्ट्री में, और मेरा फैक्ट्री में ईयर एंड पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी बचेगा। ठीक है ना? तो मेरे पास यहां पे ये एडजस्टमेंट करके ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करके क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करके मेरे पास क्या आ गई? नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। नेट फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या है कि मैंने यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो गुड्स बनाए हैं,
अब वो गुड्स बन चुके हैं, फैक्ट्री तक का मेरा खर्चा हो गया है। अब मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बाहर निकला ही था और सेल्स डिपार्टमेंट को ये गुड्स देने ही वाला था और ये इंफॉर्मेशन बताने ही वाला था कि इन गुड्स को बनाने का मेरा ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट का खर्चा हुआ है। उसी टाइम मेरे को ध्यान में आया कि यार इनडायरेक्ट का खर्चा हेड ऑफिस में भी तो हुआ होगा। अब बात ऐसी है कि हेड ऑफिस में जो खर्चा हुआ है वो गुड्स को बनाने के लिए तो नहीं हुआ है, डायरेक्टली तो नहीं हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर हुआ है। भाई एक बड़ी सिंपल सी बात है, ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा कौन सा खर्चा है? जो मेरे हेड ऑफिस में हो रहा है। यहां पे होने वाला खर्चा मेरा ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा है। अब ये खर्चा मेरा फैक्ट्री के अंदर तो इंकर नहीं हो रहा, तो मैंने यहां तक तो ऐड नहीं किया, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक मैं अभी कहां पे हूं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूं, मतलब अपनी फैक्ट्री में हूं। तो इसलिए मैंने नेट फैक्ट्री कॉस्ट से पहले तो ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा ऐड नहीं किया, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर हूं अभी, तो मैं फैक्ट्री के अंदर ये खर्चा नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद फैक्ट्री से बाहर निकला और सेल्स वालों को ये गुड्स देने ही वाला था, तो ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा भी मैंने यहां पे ऐड कर दिया, क्योंकि ये खर्चा फैक्ट्री के अंदर इंकर नहीं हुआ, इसलिए पहले ऐड नहीं किया। लेकिन सर खर्चा तो हुआ है, आपको ऐड तो करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर से तो सर आपको रिकवर करवाना है। और दूसरी बात है सर, ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा फैक्ट्री के अंदर इंकर तो नहीं हुआ है, लेकिन फैक्ट्री की वजह से इंकर हुआ है। अगर फैक्ट्री ना होती तो फिर आपको इन सारे डिपार्टमेंट्स की जरूरत ना होती, तो फिर यहां पे ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा भी ना हुआ होता। तो बेसिक सी बात है, ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि कस्टमर से रिकवर तो करना है और फैक्ट्री की वजह से इंकर हुआ है। लेकिन नेट फैक्ट्री कॉस्ट से पहले ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर इंकर नहीं हुआ। यहां पे मैं फैक्ट्री से बाहर निकल चुका हूं। एनीवे, जैसे ही मैंने ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा ऐड किया, मेरे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जो गुड्स इस साल बने हैं उनको बस बनाने का खर्चा। जो गुड्स इस साल बने हैं उनको बनाने का खर्चा। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जैसे ही मैं आया, मैं कहां पे एंटर कर गया हूं? सेल्स डिपार्टमेंट में एंटर कर गया हूं। मतलब अगर मैं लेजर अकाउंट को देखूं तो मैंने यहां पे जो गुड्स बनाए थे ये वो आ चुका है। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बनाकर मैंने किसको दिए हैं? सेल्स डिपार्टमेंट को दिए हैं ना। तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? इतने आपने मुझे बनाकर दे दिए, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इतने मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। मतलब इस लेजर अकाउंट में ये आपने दे दिया, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। ये मिलाकर क्या आएगा? टोटल अवेलेबिलिटी, वही लिखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया आपके पास। फिर उन्होंने कहा ईयर एंड पर इतना क्लोजिंग स्टॉक अभी भी बचा रह गया। ये वाली चीज, इतना क्लोजिंग स्टॉक अभी भी बचा रह गया। तो बाकी का क्या हुआ होगा? बिक गया। तो मेरे पास ये माइनस करके क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं अभी कहां पे चल रहा हूं? सेल्स डिपार्टमेंट में चल रहा हूं। अब जैसे ही मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पहुंचा तो मेरे को ध्यान आया कि अब जब मैं गुड्स को बेचने पे आ ही गया हूं, तो अब वो खर्चा भी ऐड कर देता हूं जो सेलिंग की वजह से ही इंकर होता है, प्रोडक्शन की वजह से इंकर नहीं होता है। दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो मैंने ये खर्चा भी ऐड कर दिया और मेरे पास क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां पे मैं सेल्स डिपार्टमेंट से भी बाहर निकल गया हूं। सेल्स डिपार्टमेंट से बाहर निकलने का मतलब क्या है? कस्टमर को गुड्स बेच दिए, एज सिंपल एज दैट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक बारी मैं समअप कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जो गुड्स इस साल बने हैं उनको बनाने का खर्चा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? जो गुड्स इस साल बिके हैं उनको बनाने का खर्चा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? जो आपकी कॉस्ट की डेफिनेशन थी, जो गुड्स बिके हैं उनको बनाने का और बेचने का खर्चा। कॉस्ट इज द अमाउंट इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैंने यहां पे सबसे ऊपर सबसे पहले आपको यही बात बताई थी। कॉस्ट इज द अमाउंट इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। इसीलिए मेरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी यहीं पे खत्म हो रहा है। और इसी कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिर अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्कअप ऐड करते हैं, हमारे पास सेल्स आ जाती है। हाँ जी, मुझे फटाफट से एक बारी बता देंगे, फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज हो गया सबको? अब इस फॉर्मेट में कहां कहां दिक्कतें आती है मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है जी, फॉर्मेट में तो किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं? सर ये चीज एक बारी बता दो, इसका क्या मतलब था, वो क्या मतलब था, जो भी है। चलो चलो ओके। अब सर यहां पे सबसे पहले कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले तो सर कई बारी क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। कोई कोई खर्चे में ना फिक्स्ड ओवरहेड्स भी दे देते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स भी दे देते हैं उसका, और सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स भी दे देते हैं। तो सर हमको कौन सा कंसीडर करना है? बेटा बात ऐसी है, आप सीधा पर्पस सोचो। आप ये कॉस्ट शीट बना क्यों रहे हो? आप ये कॉस्ट शीट इसलिए बना रहे हो ताकि आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाए, दिस इज योर टोटल कॉस्ट, और उसमें आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्कअप ऐड करके
अपनी डिजायर्ड सेलिंग प्राइस निकाल पाओ और उस सेलिंग प्राइस पे ये प्रोडक्ट कस्टमर को बेचकर अपना खर्चा कस्टमर से रिकवर करवा पाओ, इसलिए बना रहे हो आप। तो कस्टमर से कौन सा खर्चा रिकवर करवाना है, वेरिएबल या फिक्स्ड या दोनों? सर कस्टमर से तो दोनों ही खर्चे रिकवर करवाने हैं, चाहे वेरिएबल खर्चा हो चाहे फिक्स्ड खर्चा हो। सो द क्रक्स इज वेरिएबल ओवरहेड कंसीडर होगा या फिक्स्ड ओवरहेड, दोनों कंसीडर होंगे। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं, क्या उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि सेमी वेरिएबल है, इसमें से वेरिएबल इतना, फिक्स्ड इतना, क्या ऐसे बाइफरकेट करना पड़ेगा? नहीं भाई, जब आपको वेरिएबल और फिक्स दोनों ही कंसीडर करने हैं तो बाइफरकेट करके करोगे क्या? अलग अलग लिखोगे, लेकिन लिखोगे तो उतना ही टोटल, तो बाइफरकेट करना ही क्यों है? मतलब कॉस्ट शीट का सवाल आता है, सेमी वेरिएबल को बाइफरकेट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जो दे रखा है एज इट इज लिख दो टोटल, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली वो कितने टाइम के हिसाब से वो प्रोपोर्शनेट वगैरह करना पड़ सकता है, वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। एनीवे, दूसरा पॉइंट फिर यहां पे क्या आता है, सर ये जो ऑफिस एंड एडमिन है ना, इसमें कुछ खर्चे और आते हैं। अब वो कौन से खर्चे होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में ना अलग अलग और बड़े सारे तरीकों के खर्चे दिए होते हैं, हमको कंफ्यूजन होती है सर ये खर्चा कहां पे ऐड होगा, ठीक है ना। मेरे को फॉर्मेट पूरा पता चल गया कि ऑफिस एंड एडमिन यहां पे आएगा, लेकिन ऑफिस एंड एडमिन में क्या आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मेरे को क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है कि इतना मेरा ऑफिस एंड एडमिन है, तो मैं एज इट इज फॉर्मेट में पुट कर दूंगा, लेकिन ऑफिस एंड एडमिन में कौन कौन से खर्चे आते हैं वो मैंने एक जगह पे आपके लिए समअप कर दी हैं, ताकि इससे ज्यादा और कोई चीजें आ नहीं सकती हैं। और बिल्कुल आपके सजेस्टेड और स्टडी मैट की लाइंस पे मैंने यहां पे समअप कर दिया, बेटा जी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हो, ऑफिस एंड एडमिन का पार्ट बनेगा, ठीक है ना। एडमिन का खर्चा है, क्योंकि क्वालिटी इंस्पेक्शन वाली टीम, ये कौन से क्वालिटी इंस्पेक्शन है, रॉ मटेरियल की नहीं, फिनिश गुड्स की। मेरे को पता है आपके मन में यहां पे कंफ्यूजन आएगी, मैं बता देता हूं एक बारी। आप कहोगे सर आप तो बता रहे थे क्वालिटी इंस्पेक्टर यहां पे होता है, फैक्ट्री के अंदर होता है, तो ये तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनना चाहिए। बेटा अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि ये क्वालिटी इंस्पेक्टर रॉ मटेरियल का क्वालिटी इंस्पेक्टर है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। लेकिन क्वालिटी इंस्पेक्टर सिर्फ रॉ मटेरियल का नहीं होता है, जो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिनिश गुड्स बन रहे हैं, इन फिनिश गुड्स की भी तो क्वालिटी इंस्पेक्शन होगी कि जो हमने बनाया है वो ठीक बनाया है या गलत बना दिया है। इनकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करने के लिए आदमी कहां से आता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में। मेरी बात समझ आई? मार्केटिंग टीम से या सेल टीम से वो बंदा आके चेक करता है। सर मार्केटिंग टीम से या सेल की टीम से क्यों आता है, क्योंकि उसी को तो पता है कस्टमर को क्या चाहिए। मेरी बात समझ आई? यहां से बंदा जाके क्वालिटी इंस्पेक्शन करता है। तो अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया भैया ये क्वालिटी इंस्पेक्टर रॉ मटेरियल वाला है, तो आपको पता है क्वालिटी इंस्पेक्टर रॉ मटेरियल वाला कहां होता है, फैक्ट्री में होता है, तो इसका खर्चा कहां पे ऐड होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड होगा। और अगर वो फिनिश गुड्स की क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए क्वालिटी इंस्पेक्टर है, उसका खर्चा है, तो वो कहां पे होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो वो कहां का पार्ट बनेगा, ऑफिस एंड एडमिन का पार्ट बनेगा। सर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, तो जो अज्यूम करना चाहते हो कर लो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को दे देना। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं कर रखा ना कौन से वाला है, तो आप उसको ऑफिस एंड एडमिन का पार्ट बनाइए। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरा सजेस्टेड ये फॉलो करता है, ठीक है ना। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है, वो भी आपका ऑफिस एंड एडमिन में चला जाएगा, ठीक है ना। कोई सेल ऑफ स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट है, वो ऑफिस एंड एडमिन के खर्चे में से माइनस हो जाएगी। पैकिंग का खर्चा है, रॉ मटेरियल की पैकिंग का खर्चा नहीं। यहां पे बच्चे के मन में फिर डाउट आ सकता है, सर आपने पिछली क्लास में जब रिवाइज करवाया था तो आपने बताया था कि ये जो कॉस्ट शीट में सबसे ऊपर रॉ मटेरियल आ रहा है, इस रॉ मटेरियल की कॉस्ट याद है ना, मटेरियल कॉस्टिंग में मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी, जिसके लिए पूरा फॉर्मेट करते हैं, परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है वगैरह वगैरह, लोडिंग चार्जेस अनलोडिंग चार्जेस, वो सारी चीजें ऐड करते हैं। उसमें एंड में से पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट भी ऐड करते हैं और सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ पैकिंग मटेरियल माइनस भी करते हैं। ये मैं उस पैकिंग मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं कौन से पैकिंग मटेरियल की बात कर रहा हूं, यहां पे जो फिनिश गुड्स का पैकिंग मटेरियल है, ठीक है ना। फिनिश गुड्स को बेचने के लिए पैक करना पड़ रहा है, ये वो वाला पैकिंग मटेरियल है, उसकी कॉस्ट यहां पे ऐड हो जाएगी ऑफिस एंड एडमिन में, ठीक है ना। क्योंकि प्रोडक्शन वाले गुड्स बना रहे हैं, उनको बेचने लायक बनाने का काम कौन कर रहा होगा, फिनिश गुड्स, सॉरी प्रोडक्शन वाले फिनिश गुड्स बना रहे हैं, उनको बेचने लायक तैयार करने का काम सेल वाले और मार्केटिंग वाले करते हैं। वो बताते हैं इस पे यहां पे ये लेबल छपेगा, वो बताते हैं इस पे यहां पे इस कलर का गत्ता बनेगा, इस कलर का पैकिंग मटेरियल बनेगा, जिससे प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगेगा और शेल्फ पे जाएगा तो अच्छा लगेगा और बिकेगा। वो काम ये लोग करते हैं। मेरी बात समझ आई ना, इसलिए वो ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा है।
इसी तरीके से अगर कॉर्पोरेट, ये वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, डिप्रिसिएशन तीनों में आ सकता है, फैक्ट्री में भी आ सकता है, ऑफिस एंड एडमिन में भी आ सकता है, सेलिंग में भी आ सकता है। फैक्ट्री के मशीन पे, एसेट पे डिप्रिसिएशन है तो फैक्ट्री में चला जाएगा, कॉर्पोरेट ऑफिस के रखे हुए एसेट पे डिप्रिसिएशन है तो ऑफिस एंड एडमिन में आ जाएगा, सेल डिपार्टमेंट के एसेट पे डिप्रिसिएशन है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। यहां पे होने वाली लीगल फीस, ऑडिट फीस, मैंने बताया ना, कॉर्पोरेट ऑफिस, यहीं पे आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट बैठता है, यहीं पे आपके टैक्सेशन डिपार्टमेंट बैठते हैं, आपकी कंपनी का कोई टैक्स का केस लग गया, लीगल फीस लग रही है, ऑडिट हो रहा है, यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आके ऑडिट कर रहा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले ऑडिट करवा रहे हैं, तो सारा खर्चा कॉर्पोरेट ऑफिस में हो रहा है ये सारा, ठीक है ना, वो भी यहीं पे आ जाएगा। एडमिन स्टाफ, जो भी वहां पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरी का खर्चा यहां पे आ जाएगा, कॉर्पोरेट ऑफिस का किराए का खर्चा, टैक्सेस का खर्चा, रेट्स का खर्चा, वो सारा यहां पे आ जाएगा। अल्टीमेटली बात ऐसी है कि ये सारा खर्चा कॉर्पोरेट ऑफिस में इंकर हो रहा है तो ऑफिस एंड एडमिन का पार्ट है, बात खत्म, ठीक है जी। हेड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस, मैं इन्हीं खर्चों में से, मान लो मैं यहां पे लिख दूं, अब बच्चा ना रट्टा मारता है, अच्छा रेंट का खर्चा ऑफिस एंड एडमिन में जाएगा ना, ऐसे रट्टा मत मारना, रट्टा भी मारना है अगर तो कॉन्सेप्ट के साथ मारो। भैया रेंट का खर्चा अगर मेरी फैक्ट्री का है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा, मेरे सेल डिपार्टमेंट अगर किराए की जगह पे है तो फिर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा। अच्छा, इसी के बाद इसी तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सा खर्चा आएगा? सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वही मार्केटिंग का खर्चा, ठीक, डिलीवरी कॉस्ट का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिलीवरी कॉस्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन नो, लॉजिस्टिक्स के लिए, यहां पे अगर आपको ये डिलीवरी कॉस्ट और लॉजिस्टिक के नाम से भी अगर ये दिया हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट, तो भी वो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना, या ऐसे दिया हो फ्रेट, अब फ्रेट रॉ मटेरियल को मंगवाने के लिए भी होता है, वो तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में आ जाएगा, फ्रेट फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए भी होता है, वो यहां पे आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, डिलीवरी का खर्चा। एडमिन ओवरहेड्स जनरल स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, अब यहां पे आपको आएगी कंफ्यूजन, सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडमिन का खर्चा, अभी तो एडमिन के खर्चे में क्या क्या आएगा उसकी बात कर रहे थे। बेटा जी ध्यान से सुनिए, ये पूरा नाम क्या है? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स फॉर प्रोडक्शन, ठीक है जी, मतलब जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम हो रहा है, यहां पे जो सेल्स में एडमिन का खर्चा लिखा है ना, ये एक तरह से मतलब है, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं, सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कामकाज का खर्चा। मेरी बात समझ आई? सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कामकाज का खर्चा। यहां पे स्टेशनरी यूज हो रही है, ठीक, अब वो स्टेशनरी के नाम से नहीं होगा, वो होगा एडमिन खर्चा, सेल का एडमिन खर्चा, ठीक है ना। यहां पे स्टेशनरी के बाद जैसे ना ये लोग सोशल मीडिया कैंपेनिंग वगैरह करते हैं ब्रांड्स वगैरह बनाने के लिए, तो उसके लिए ना बड़े सारे टूल्स आते हैं कि फेसबुक पे कैसे मार्केटिंग करनी है, टूल्स पे ट्विटर पे कैसे मार्केटिंग करनी है, उसके बड़े सारे टूल्स होते हैं कि आप ऐसी वीडियो बना के डालो, आप ये हैशटैग्स डालो, ये टैग्स डालो, जिससे आपका ब्रांड फैलेगा, लोग देख पाएंगे, रीच बढ़ेगी वगैरह वगैरह, वो टूल्स की कॉस्ट। तो एक तरह से ये भी सेल्स का एडमिन का खर्चा है, मतलब सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कामकाज का खर्चा, बेसिक वाला, ठीक है ना। अब बात आती है बड़ी सिंपल सी, बेटा जी अगर आपको पूरा पूरा क्वेश्चन में लिख रखा है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो वो खर्चा आपका ये वाला है, ये वाला जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अलग से ऐड होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। और अगर क्वेश्चन में सिंपल लिख रखा है जनरल ओवरहेड्स, जनरल एडमिन ओवरहेड्स, जनरल एडमिन ओवरहेड्स, तो आपके पास है अजम्पशन, या तो आप उसको सेलिंग का मान लो या फिर आप उसको यही वाला ऑफिस एंड एडमिन मान लो। लेकिन अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि ये एडमिन ओवरहेड्स जो कि जनरली सेल्स में इंकर हो रहा है, तो इसको सेल्स में लेके जाना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी चीज सुनिए बेटा जी, अब मैं सेग्रीगेट करके आपको बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन में पहला केस जनरल एडमिन ओवरहेड्स भी दिया हुआ है और आपको अलग से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी दिया हुआ है, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है और जनरल एडमिन ओवरहेड्स भी है। तो आप इस जनरल एडमिन ओवरहेड्स को क्या मान लेना, अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, इसको ये वाला खर्चा मान लेना, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी, और नोट में लिख देना, यहां पे अजम्पशन लिख देना नोट में कि आप इसको प्रोडक्शन एक्टिविटी वाला
अज्यूम कर रहे हो। और फिर ये कहां पे आ जाएगा, ये वाला खर्चा कहां पे आ जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिन में आ जाएगा ये, और उसके बाद सेलिंग वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड हो जाएगा। लेकिन सर अगर आपको क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी ये भी दे रखा है, और आपको जनरल एडमिन ओवरहेड्स भी दे रखे हैं, ये दोनों दे रखे हैं बेटा। इसका मतलब है क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है आपको कि ऑफिस एंड एडमिन फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी तो ये है, ये तो आपका चला जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट में जो ऐड होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, ये तो वहां चला जाएगा, और ये वाला आपका सेलिंग में चला जाएगा। ठीक है जी। तीसरा, आपको क्वेश्चन में ऑफिस एंड एडमिन फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी भी दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में जनरल एडमिन ओवरहेड्स भी दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी दिए हुए हैं। सेम ट्रीटमेंट जो मैंने यहां पे बताया है। ऑफिस एंड एडमिन फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी आपको अलग से सेग्रीगेटेड दे रखा है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में यही ऐड होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसी से निकलेगी। जनरल एडमिन ओवरहेड्स जो हैं ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में ऐड हो जाएंगे, और ये टोटल आपके पास टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बन जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई। और अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है आखिरी टाइप कि भैया ये मेरे ऑफिस एंड एडमिन है फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी, और ये मेरा जनरल एडमिन ओवरहेड है इंकर्ड फॉर सेल, तो मेरे ख्याल से मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं केस बना के आपके सामने लिख रहा हूं, स्पेसिफाई कर दिया कि सेल पे इंकर हो रहा है, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बन जाएगा। आखिरी केस यहां पे ये बनता है, जो आपको याद होगा हमने क्लासेस में एक क्वेश्चन किया है, ब्लैक एंड ब्राउन शू पॉलिश, ब्राइट शू पॉलिश कंपनी का। बेटा रिवीजन चल रही है यश, रिवीजन की तरह लेंगे इसको। एनीवे आगे बढ़ेंगे अभी। तो फिफ्थ केस यहां पे बनता है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एडमिन एंड सेलिंग, अब ये गजब बात हो गई, एडमिन एंड सेलिंग जोड़कर दे रखा है। अब यहां पे आपको करना क्या है, एडमिन एंड सेलिंग अगर आपको जोड़ के दे रखा है ना, पक्का पक्का आपको क्वेश्चन में हिंट दे रखा होगा, जैसे जिस क्वेश्चन में मैं ये बात कर रहा हूं ना कि एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड जोड़कर दे रखा है, इसका एक अमाउंट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, फिर उस क्वेश्चन के नीचे ना एक लाइन भी दे रखी है, ऐसे में स्पेसिफाई करता है क्वेश्चन, हिंट देता है आपको इनडायरेक्टली। क्या लाइन दे रखी थी कि ये जो एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स है ना is incurred on per unit sold। इसका मतलब क्या है, यह खर्चा इंकर हो कैसे रहा है, जैसे जैसे एक एक यूनिट बिकती जा रही है वैसे वैसे यह खर्चा इंकर होता जा रहा है। मतलब यह खर्चा इंकर ही कब हो रहा है, जब सेल हो रही है। तो एक तरह से क्वेश्चन सीधा सीधा बता रहा है भैया इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मानो आप, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में उन्होंने पूछा था सर लॉजिक बता दो, लॉजिक कुछ है नहीं इसमें, मैं कह रहा हूं ऑफिस एंड एडमिन फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी आपको अलग से दे रखा है, अगर अलग से दे रखा है तो और कोई एडमिन इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि आपको स्पेसिफाइड अलग से दे रखा है। क्योंकि अगर आप मुझसे थर्ड पॉइंट का लॉजिक पूछते हो तो फिर आपको सेकंड भी नहीं समझ आया, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड और थर्ड में कोई फर्क था नहीं। सेकंड में भी मैंने यही बोला था, ऑफिस एंड एडमिन फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी आपको अलग से दे रखा है, जनरल एडमिन आपको अलग से दे रखा है, मतलब वो सेलिंग का ही पार्ट बनाने को बोल रहा है। और यहां पे भी मैंने ये बोला ऑफिस एंड एडमिन फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी आपको अलग से दे रखा है, जनरल एडमिन ओवरहेड्स अलग से दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग से दे रखा है, प्रोडक्शन वाला अलग दे रखा है। अगर ये जनरल एडमिन ओवरहेड्स भी प्रोडक्शन का होता तो या तो ये इसमें मर्ज करके देता या फिर यहां पे बोलता कि ये भी प्रोडक्शन वाला ही है, ये भी कुछ ना कुछ हिंट देगा कि ये प्रोडक्शन के लिए। नहीं दिया है, मैं इसको सेलिंग में डाल दूंगा, क्योंकि जनरल एडमिन ओवरहेड्स का नाम का खर्चा मेरे सेलिंग में चला जाता है। आई होप सबको यहां तक की बात क्लियर हो गई। बाकी तो यहां पे यही है, सैलरी एंड वेजेस ऑफ सेल स्टाफ, सेल का स्टाफ को पैसा देना पड़ रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। सेल्स डिपार्टमेंट में कोई भी एसेट पर डिप्रिसिएशन लग रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। अल्टीमेट क्रक्स वही है, सेल्स डिपार्टमेंट में होने वाला सारा खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बनेगा।
आखिरी आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इसमें वैसे तो देखो आपको पता है क्रक्स तो वही बनेगा, फैक्ट्री के अंदर इंकर होने वाले इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएंगे। लेकिन फिर भी लिस्टिंग देख लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, छुटपुट टूल्स, नट बोल्ट्स, अब ये फैक्ट्री में मशीनों के काम आ रहे होते हैं या स्टोर में काम आ रहे होते हैं या परचेज में काम आ रहे होते हैं, तो ये वहीं पे आ जाएगा। हाँ, अगर स्पेसिफाई कर दिया कि सर ये हेड ऑफिस में हो रहा है तो फिर ऑफिस एंड एडमिन में ले जाएंगे, जबकि लॉजिकल नहीं है, हेड ऑफिस में नट बोल्ट्स का, टूल्स का ये खर्चा नहीं होता, ये प्रोडक्शन में ही होता है। डेप्रिसिएशन मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, बट ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, बेसिकली फैक्ट्री के एसेट पर, ठीक है ना। लीज रेंट, मेरी फैक्ट्री ही किराए पर है या मैंने फैक्ट्री में यूज होने वाली मशीन किराए पर ले रखी है, उस मशीन का किराए का खर्चा तो वो उसमें चला जाएगा। मैंने फर्नीचर किराए पर ले रखा है और वो फर्नीचर मेरा हेड ऑफिस में पड़ा हुआ है, तो वो रेंट का खर्चा कहां चला जाएगा, ऑफिस एंड एडमिन में, ठीक है। मैंने फर्नीचर किराए पर ले रखा है और वो फर्नीचर सेल्स डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, तो वो रेंट का खर्चा कहां चला जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया है, बस लीज रेंट बोला है, ये नहीं बोला ये किस चीज का लीज रेंट है, फैक्ट्री के एसेट का है, सेल्स के एसेट का है या ऑफिस एंड एडमिन के, स्पेसिफाई नहीं किया है, आप उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में ले आओ। क्योंकि जनरली मशीनें बहुत महंगी महंगी होती हैं, उन्हीं को किराए पे लिया जाता है, फर्नीचर वगैरह किराए पर नहीं लिया जाता है। अगर कंपनी के इतने ही फटे हाल हैं कि उनको फर्नीचर वगैरह भी किराए पर लेना पड़ रहा है, तो फिर वो पता नहीं क्या ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही होंगी। मेरी बात समझ आ रही है ना। मशीनें बहुत हैवी कॉस्ट पर आती हैं, इसलिए उनको लीज रेंट पर करना पड़ता है। अच्छा जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, साफ ही है, प्लांट एंड मशीनरी पे लग रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, ये ना ड्राइंग एंड डिजाइनिंग वो वाली ड्राइंग मत समझ लेना जो आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप वाली ड्राइंग, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग का यहां पे मतलब क्या है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट का ना ब्लूप्रिंट बनता है कि इस तरीके का ये प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। कई बार वो ब्लूप्रिंट सिस्टम में बनाया जाता है 3D मॉडलिंग करके कि ऐसा दिखेगा ये प्रोडक्ट, ठीक है ना, इस तरीके से। कई बार एक प्रोडक्ट का बेस बनाया जाता है कि किस तरीके से वो बनेगा, इसके बेस में प्रोडक्ट में, जैसे कार बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो सबसे पहले तो कार की चेसी डिजाइन होगी कि कार का जो बिल्कुल बेस है वो किस तरीके से बनेगा, कार का अंदर का इंटीरियर कैसा होगा वगैरह वगैरह। तो वो अल्टीमेटली प्रोडक्शन का ही खर्चा है, प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अमोर्टाइजेशन लैंड वगैरह की, जो भी आपकी फैक्ट्री की जगह है उस चीज की, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये सिंपल सिंपल था ये बिल्कुल। तो मैंने जो नोटिस किया है, बच्चों को इस चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है। फॉर्मेट मेरे को याद होता है, लेकिन कंफ्यूजन यहां पे आती है उस फॉर्मेट में, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसमें कौन सा खर्चा डालूंगा, जो ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा है उसमें कौन सा खर्चा डालूंगा, जो मेरा अपना ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा उसमें कौन सा खर्चा डालूंगा, वो मैंने यहां पे टेकअप करने की कोशिश करी है। मेरे को ये बताइए, क्लैरिटी हो गई है यहां पे अच्छे से? मैं बात करूंगा अभी आरुषि, इस बारे में मैं बात करता हूं, ठीक है जी। स्क्रैप के बारे में मैं बात करता हूं अभी। अब मैं एक बार स्क्रैप के बारे में बात कर लेता हूं। आरुषि ने पूछा है सर स्क्रैप कहां पे आएगी, एक सेकंड ना। देखिए जी, बड़ी सिंपल बात है, आपके पास स्क्रैप में रखी है, अगर तो ही ये स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। एंड बाय द वे, जब मैं स्क्रैप की बात कर रहा हूं तो हाइंडसाइट में नॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस है। किसका स्क्रैप है, वो वाला ट्रीटमेंट तो इंटैक्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल लॉस की स्क्रैप माइनस होगी, एबनॉर्मल की स्क्रैप कहीं से माइनस नहीं होगी, ठीक है ना। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप माइनस होगी, एबनॉर्मल की स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं होगी। नॉर्मली भी आप कहां करते हो, वही एप्पल वाला एग्जांपल, ठीक है ना। अगर तो बेटा जी आपकी रॉ मटेरियल की स्क्रैप है, तो इस स्क्रैप का ट्रीटमेंट तो कहां हो गया होगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें हमने वो पूरा फॉर्मेट किया था। परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी, इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग, कॉस्ट ऑफ पैकिंग माइनस सेल ऑफ पैकिंग मटेरियल, माइनस अगर कुछ रॉ मटेरियल की स्क्रैप बिक रही है, नॉर्मल लॉस है अगर, अब नॉर्मल में नहीं, अगर रॉ मटेरियल की नॉर्मल लॉस है और उसका स्क्रैप बिक रहा है, तो वहीं के वहीं माइनस हो जाएगा। मतलब स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल है तो वो मेरे कॉस्ट शीट में ऑलरेडी यहां पे एडजस्टेड हुई पड़ी होगी,
डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में से, मेरे को दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अगर मेरे क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट ही नहीं दे रखा, वहां पे मेरे को मटेरियल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा है, तो मैं वहां से माइनस करके डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट निकाल लूंगा या परचेज कॉस्ट का अमाउंट निकाल लूंगा। ठीक है ना। नंबर 1, पहले तो ये बात समझ आ गई सबको, आगे बढ़ूं? हाँ जी बताइए प्लीज। चलिए जी आगे बढ़ता हूं, सभी को आगे हो गई क्लियर? अच्छा जी। नंबर 2, मेरे पास स्क्रैप ऑफ, जितनी स्क्रैप आ सकते हैं मैं सबकी बात कर लूंगा, यहां पे चिंता मत करो मेरे पास स्क्रैप ऑफ पैकिंग मटेरियल, स्क्रैप ऑफ पैकिंग मटेरियल दे रखा है, लेकिन ये जो पैकिंग मटेरियल है ये रॉ मटेरियल जिसमें पैक होके आया था, ये उस रॉ मटेरियल, सॉरी ये उस पैकिंग मटेरियल की स्क्रैप बेच रहा हूं जिसमें रॉ मटेरियल पैक होके आया था। ये भी कहां एडजस्ट हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो फॉर्मेट में ही आ जाता है, प्लस पैकिंग कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ पैकिंग मटेरियल। तो अगर रॉ मटेरियल के पैकिंग मटेरियल की स्क्रैप बिक रही है तो वो भी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में एडजस्टेड, मतलब इसका भी ट्रीटमेंट यहां पे हो चुका होगा, या तो परचेजेस में या इसमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में। ठीक है जी। और अगर वो अमाउंट निकाल के नहीं दे रखा तो मैं यहां पे कर दूंगा ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, अगर मुझको स्क्रैप दे रखा है स्क्रैप ऑफ पैकिंग मटेरियल, लेकिन ये वो पैकिंग मटेरियल है जिसमें मेरा फिनिश गुड्स पैक होके जा रहा है। सर एक बात बताओ, इसमें बच्चा एक डाउट पूछता है, सर रॉ मटेरियल मैंने पैक करवा के मंगवाया है, मेरे पास पैकिंग मटेरियल के साथ रॉ मटेरियल रिसीव हुआ है, तो उस पैकिंग में से रॉ मटेरियल मैं निकाल लूंगा और वो पैकिंग मेरे पास वेस्ट बचेगी तो मैं बेचूंगा। लेकिन सर फिनिश गुड्स को तो मैंने पैकिंग मटेरियल में पैक करके कस्टमर को दिया है, तो इस पैकिंग मटेरियल की स्क्रैप तो कस्टमर बेच पाएगा ना, मैं थोड़ा ना बेच पाऊंगा। इसकी स्क्रैप तो कस्टमर बेच पाएगा क्योंकि ये गुड्स तो कस्टमर रिसीव कर रहा है ना। मैं वो वाले स्क्रैप की बात नहीं कर रहा हूं कि मैंने फिनिश गुड्स को रॉ पैकिंग मटेरियल में पैक करा, मैंने फिनिश गुड्स को पैकिंग मटेरियल में पैक करा और कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर ने उन पैकिंग में से फिनिश गुड्स निकाल लिया और पैकिंग मटेरियल को रद्दी के भाव बेच दिया। मैं उस स्क्रैप की यहां पे बात नहीं कर रहा हूं। ऑब्वियसली वो तो कस्टमर को ही मिलेगा, कस्टमर देखेगा उसका, मेरा काम नहीं है। मैं यहां पे कौन से पैकिंग मटेरियल की बात कर रहा हूं? मान लो हमने कोरोगेटेड बॉक्स पता है ना, वो गत्ते के बड़े बड़े कार्टन्स जिसमें फिर माल पैक होके जाता है, मैंने वो मंगवाए थे अपने फिनिश गुड्स को पैक करवाने के लिए। मैंने मान लो 100 डब्बे मंगवाए थे। अच्छा, डब्बे होते हैं ब्राउन कलर के बेसिक, उसके ऊपर फिर स्टिकर्स वगैरह हम चिपकाते हैं या जो भी है, उसके ऊपर लेबलिंग वगैरह होती है कि उस ब्रांडिंग के साथ मेरा वो डब्बा जाएगा। अब ये 100 डब्बे आए हुए थे, इसमें से पड़े पड़े 4 डब्बे खराब हो गए या किसी 2-3 डब्बों पे गलती से गलत तरीके से स्टिकर लग गया और वो खराब हो गए। अब ये जो फिनिश गुड्स, बेसिकली इन 4 डब्बों में मैं अपने फिनिश गुड्स पैक ही नहीं कर पाया, मेरे लिए तो रद्दी हो गया, मेरे काम नहीं आएंगे, मैंने इनको बेच दिया। मेरी बात समझ आ गई? पहले तो मैं पैकिंग मटेरियल और फिनिश गुड्स में भी कौन से पैकिंग मटेरियल के स्क्रैप की बात कर रहा हूं, जो बेच दिए फिनिश गुड्स के साथ, उनकी नहीं, जो बेच ही नहीं पाया, पड़े पड़े खराब हो गए। ठीक है ना। ये कहां पे आएगी? बेटा एक बात बताओ, ऐसे वाला पैकिंग मटेरियल कहां पे आ रहा है? ऐसे वाला पैकिंग मटेरियल आपके ऑफिस एंड एडमिन में आ रहा है। जिस पैकिंग मटेरियल में आपने फिनिश गुड्स को पैक करके भेजना है, उस पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट अगर आपने ऑफिस एंड एडमिन फॉर प्रोडक्शन में दिखाई है, तो ऐसे पैकिंग मटेरियल की अगर स्क्रैप आपको बेच के कुछ पैसा मिल रहा है, वो भी तो आप यहीं पे दिखाओगे, तो सेल ऑफ स्क्रैप यहां पे आ जाएगी वो वाली। मेरी बात समझ आई? अच्छा सर, उसके बाद आखिरी केस, सर मेरे को प्रोडक्ट तो बनाना था एक, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ना मेरे को प्रोडक्ट तो बनाना था एक मेन प्रोडक्ट, उसके साथ साथ ना सर एक बाय प्रोडक्ट भी निकल आया है। अब बाय प्रोडक्ट वैसे होता क्या है, आपने जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स में सीखा है, मेन प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंट होती है, बाय प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू और इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंट नहीं होती है, रद्दी होता है मेरे लिए, किसी और कंपनी के लिए भले कितना जरूरी हो, मेरे लिए रद्दी है, स्क्रैप है, तो अल्टीमेटली ये स्क्रैप है, इसको बेच रहा हूं। इस बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू भी कहां से माइनस हो जाएगी? ऑफिस एंड एडमिन फॉर प्रोडक्शन में स्पेसिफाई कर दिया है। ये खेल है स्क्रैप का पूरा। तो मेरे को बताइए, आपको सारी बातें समझ आई हैं? स्क्रैप की क्लैरिटी हो गई है सबको? फटाफट बता दो सभी बच्चे। हाँ जी ओके जी, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर।
इसके बाद अब ये सिंपल पॉइंट है, ये आपको पता है, फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट शीट। एबनॉर्मल लॉसेस, आग लगने का नुकसान, चोरी हो जाने का नुकसान, ये कभी भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनते फॉर द सिंपल रीजन दीज आर एबनॉर्मल। ये लास्ट क्लास में मटेरियल के चैप्टर में भी हमने समझा है। सर एबनॉर्मल खर्चे कस्टमर से रिकवर कभी नहीं हो सकते क्योंकि हमारी नेग्लिजेंस, हमारी गलती की वजह से है। और दूसरी बात तो इसमें यह है, अगर ये खर्चा मुझे हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे कॉम्पिटिटर को भी हुआ होगा ये खर्चा। अगर मैंने ऐसे खर्चे को भी अपनी कॉस्ट का पार्ट बना दिया ना, तो क्या होगा, मेरी तो कॉस्ट इन्फ्लेट कर जाएगी, मेरी सेलिंग प्राइस भी इन्फ्लेट कर जाएगी, लेकिन जो मेरा कॉम्पिटिटर होगा उसको ये नुकसान हुआ नहीं होगा क्योंकि ये एबनॉर्मल है, सबको नहीं हो रहा है, ये मेरी गलतियों की वजह से है। ठीक है ना, मेरे कॉम्पिटिटर को ये नुकसान हुआ नहीं होगा, उसकी कॉस्ट कम, मेरे कॉम्पिटिटर की कॉस्ट कम, उसकी सेलिंग प्राइस कम, मेरी सेलिंग प्राइस ज्यादा, मेरे को तो डबल नुकसान हो गया। ग्राहक कहां से प्रोडक्ट खरीदेगा, मेरे कॉम्पिटिटर से। एबनॉर्मल लॉस हुआ वो अलग बाकी के जो गुड्स हैं वो महंगे हो गए, वो बिक नहीं रहे, तो ये तो डबल नुकसान हो गया और गुडविल भी खराब। तो इसलिए ये खर्चा कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, बल्कि बाकी गुड्स से जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से इस खर्चे की रिकवरी देखी जाती है कि कितना रिकवर हो पाया, और मेरा प्रॉफिट कम करता है ये खर्चा, ना कि कस्टमर से रिकवर होकर मेरे प्रॉफिट को इंटैक्ट रखेगा। ये खर्चा मेरे प्रॉफिट को कम कर देगा। फाइनेंशियल नेचर आइटम्स, इंटरेस्ट वगैरह, एक सेकेंड ना, इंटरेस्ट में भी एक छोटी सी बात करनी है। इंटरेस्ट वगैरह ये कभी भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनते हैं। इनफैक्ट हमारी डेफिनेशन में ये बात आती है, कॉस्ट इज द अमाउंट इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट डज नॉट इंक्लूड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डिविडेंड। कॉस्ट में इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डिविडेंड कभी इंक्लूड नहीं होते। ऑल्दो टैक्सेस की जब बात होती है तो मैं डायरेक्ट टैक्स के लिए बात बोल रहा हूं, इनकम टैक्स कभी भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनता है। इनडायरेक्ट टैक्स अगर है, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, वो आपको पता है वो आईटीसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। आईटीसी अवेलेबल है, नहीं होगा ऐड, आईटीसी अवेलेबल नहीं है, हो जाएगा ऐड। इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होती है, वो भी हमने इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के केस में देख लिया। अच्छा, इंटरेस्ट, बेटा जी अगर तो ये इंटरेस्ट आपका लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म डेट पे आपको ब्याज देना पड़ रहा है, तो वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म डेट लिया है, शॉर्ट टर्म लोन कौन सा होता है, बेसिकली योर वर्किंग कैपिटल लोन। एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए मुझको वर्किंग कैपिटल चाहिए। उसके लिए मैंने सीसी लिमिट या बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है, उस पर अगर मेरा कोई इंटरेस्ट लग रहा है, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट अंडर द हेडिंग ऑफ ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। बिल्कुल सही कार्तिक, ठीक है ना। और आखिरी है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में सर ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड, ये सब चीजें आ जाएंगी। सर क्यों, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, बांट रहा हूं। प्रॉफिट अपने आप में खर्चा थोड़ना है, बल्कि प्रॉफिट तो खर्चे माइनस करने के बाद आया है, प्रॉफिट खर्चा थोड़ना है। अगर प्रॉफिट खर्चा ही नहीं है तो उसको मैं कॉस्ट में कैसे दिखा दूं, इसलिए नहीं आएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद दो सिंपल से पॉइंट्स हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक बात करूंगा। नोट नंबर 5, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट सिंपल सी बात है सर, वो खर्चा जो मेरे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक लेके जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट लेबर, रॉ मटेरियल को लेके जाना है, ठीक है ना, तो रॉ मटेरियल खर्चा इसमें नहीं आएगा। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और मेरे फैक्ट्री ओवरहेड, सिंपल सी बात है, दिस इज माय कन्वर्जन कॉस्ट। जैसे एक क्वेश्चन मेरे को याद है क्लास में किया था, पहला ही क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, उसमें बोल रखा था कि जो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं आर, एग्जांपल के लिए 60% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो अगर कन्वर्जन कॉस्ट मेरी 100% है, उसका 60% फैक्ट्री ओवरहेड्स है, और सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे नहीं, तो रिमेनिंग 40% क्या है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के खर्चे का आपको अमाउंट फॉर एग्जांपल 1 लाख दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 1 लाख का डायरेक्ट लेबर का खर्चा है जो कि 40% के अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहां से आपके पास 100% का अमाउंट आएगा, उसका 60% करोगे, आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट आ जाएगा। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। और लास्ट नोट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। अगर इस नाम से किसी क्वेश्चन में दिया हो तो डर मत जाना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही दे रखे हैं। लेकिन एक बात और करूंगा इसमें, बेटा इंटरेस्ट का खर्चा ये तो मैंने बता दिया, शॉर्ट टर्म पे है तो वो तो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा अंडर द हेडिंग ऑफ ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर लॉन्ग टर्म पे डेट है, अगर लॉन्ग टर्म डेट है और उसका इंटरेस्ट का खर्चा है, वैसे तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन बाय चांस क्वेश्चन कह दे, जबरदस्ती कह दे कि भैया हमें नहीं पता, कॉन्सेप्ट को साइड पे कर दो और
लॉन्ग टर्म डेट पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको कॉस्ट का पार्ट बनाना है, तो भाई बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन से तो लड़ नहीं सकते हम। अब एग्जामिनर ने बोला है तो करके दिखाएंगे। लेकिन अब फिर इंटरेस्ट कहां का पार्ट बनेगा? सेम ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी का पार्ट बना दीजिए उसको। ठीक है जी, ये थे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें एक क्वेश्चन स्पेसिफिक एक छोटी सी बात कर लूं। बेटा जी एक चीज का ध्यान रखना, और वो मैं आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है उसके रेफरेंस से बात कर रहा हूं, आपने की होगी उसकी प्रैक्टिस। जैसे ना उस क्वेश्चन में खर्चे दे रखे हैं, मान लो रॉ मटेरियल का खर्चा है। अब रॉ मटेरियल का खर्चा आपको 1 लाख रुपए दे रखा है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और मेरी कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है। एक सेकेंड। तो रॉ मटेरियल का खर्चा है 1 लाख रुपए, और मेरी कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है। एक प्रोडक्ट बना रही है ए, एक प्रोडक्ट बना रही है बी। मैं नंबर याद नहीं आया कार्तिक के। एक प्रोडक्ट ए बना रही है, एक प्रोडक्ट बी बना रही है। अब मेरे को इन दोनों प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनानी है। तो पहली बात यहां से स्पेसिफाई हो जाती है कि जो रॉ मटेरियल का खर्चा दे रखा है या ऐसे ऐसे बाकी खर्चे, एग्जांपल मैं रॉ मटेरियल का ले रहा हूं, उसमें वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड सारे ऐसे ही दे रखे हैं, मतलब ये खर्चे कॉमन खर्चे हैं। इसमें ए का भी खर्चा है, बी का भी खर्चा है, मेरे को इस टोटल खर्चे को बाइफरकेट करना पड़ेगा, तो जाके यहां पे डायरेक्ट मटेरियल आएगा। ए का पार्ट ए में, बी का पार्ट बी में। अब इसको बाइफरकेट करने के लिए क्वेश्चन में लाइन दे रखी है, एग्जांपल के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट incurred for product B is 10% more than cost incurred for A। अब इसमें बच्चा क्या करता है, एग्जाम्पल लेता है कि अच्छा B को बनाने के लिए जो खर्चा हुआ है वो A को बनाने के खर्चे से 10% ज्यादा है। तो बच्चा क्या कहता है, A को बनाने के लिए अगर 10 रुपए का खर्चा है तो B को बनाने के लिए 10% ज्यादा, मतलब 11 रुपए का खर्चा होगा, और सीधा 10:11 में इस 1 लाख के खर्चे को बांट देता है, और जितना यहां पे आता है वो यहां पे लिख देता है, जितना यहां पे आता है वो यहां पे लिख देता है। ये है गलत, ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपल सी एक बात सोचनी है, और ये हर जगह एप्लीकेबल होती है ये चीज। आपका जो ये टोटल रॉ मटेरियल का खर्चा है 1 लाख, ये निकला कैसे होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। हाँ बिल्कुल सही कार्तिक है, यही वाला क्वेश्चन है, ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश वाला। ओके जी, 6th और 7th। नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट। इसी क्वेश्चन के रेफरेंस में 2-3 बातें और करूंगा। कॉस्ट पर यूनिट की रेशो आपको ये दे रखी है क्वेश्चन में कि ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर 10 रुपए का खर्चा है तो बी को बनाने के लिए 10% ज्यादा खर्चा है, 11 रुपए। सर ये जो टोटल खर्चा है इसको बांटना है, ये खर्चा सिर्फ इसके बेसिस पे थोड़ा ना निकला होगा, ये खर्चा तो इसके बेसिस पे भी निकला होगा। तो मुझको नंबर ऑफ यूनिट्स की भी रेशो निकालनी पड़ेगी, और यहां पे कौन सी यूनिट्स की रेशो निकालनी पड़ेगी? अब बच्चा कंफ्यूज होता है, या तो सेल की यूनिट्स की रेशो निकालूंगा या प्रोडक्शन यूनिट्स की रेशो निकालूंगा। कौन सी यूनिट्स की? सर कॉस्ट शीट में जब आप रॉ मटेरियल का खर्चा डाल रहे हो, वेजेस का खर्चा डाल रहे हो, एक्सेप्ट सेलिंग का खर्चा, बाकी सारे जो भी खर्चे डाल रहे हो वो सारे खर्चे प्रोडक्शन पे इंकर होते हैं। सिर्फ सेलिंग का खर्चा है वो इंकर ही उन यूनिट्स पे होता है जो बिकी हैं, तो बाकी सारा खर्चा उन यूनिट्स पे इंकर होता है जो बनी है। तो मेरे को कौन सी यूनिट चाहिए? प्रोडक्शन की यूनिट चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रोडक्शन की यूनिट्स निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालोगे? बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बड़ी सिंपल बात है, जो बेचना है वो तो बनाना ही पड़ेगा, प्लस जो क्लोजिंग में बचाना है वो भी बनाना पड़ेगा, माइनस ये ऑलरेडी बना पड़ा है तो नेट बनाना पड़ेगा। यहां से आपके पास प्रोडक्शन की यूनिट्स आएंगी, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट की, उसकी रेशो। फॉर एग्जांपल उनकी रेशो बन जाती है 4:5। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लोगे, 4 into 10 दैट इज 40, रेशो 5 into 11 दैट इज 55। और मल्टीप्लीकेशन ऐसे मत कर देना 4 into 5 और 10 into 11, ठीक है ना? ब्लैक की यूनिट, सॉरी ए की यूनिट्स, बी की यूनिट्स, सॉरी ए की यूनिट्स, ए का रेट, बी की यूनिट्स, बी का रेट, इस तरीके से रेशो बनेगी, ठीक है ना? अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक बात और सुनिए बेटा जी, आपकी कॉस्ट शीट में जो फॉर्मेट बनता है, या मैं इसी से बता देता हूं, चलो अलग से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, इसमें आप ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स
अवेलेबल फॉर सेल आ जाती हैं। माइनस करते हो इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, COGS। ठीक है ना। बात मैं ये कर रहा हूं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की। देखिए, या तो फीफो लगाओगे या वेटेड एवरेज लगाओगे। अगर आप फीफो लगा रहे हो तो ओपनिंग स्टॉक कहां से बचता है? फीफो की बात करता हूं। अगर आप फीफो लगा रहे हो सॉरी, ये मेरा प्रीवियस ईयर, पिछला साल, टैक्स वाला प्रीवियस ईयर नहीं, एक्चुअली में लास्ट, बिल्कुल सही अनुज। और ये मेरा करंट ईयर, ठीक है ना। मान लीजिए प्रीवियस ईयर मैंने प्रोडक्शन करी, पिछले साल मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, मैंने प्रोडक्शन करी 10,000 यूनिट्स की, और पिछले साल इसमें से मैंने बेच दी 8,000 यूनिट्स। तो पिछले साल मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? 2,000 यूनिट्स। यही क्लोजिंग स्टॉक मेरा करंट ईयर में ओपनिंग बना। तो करंट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक है वो किस पे वैल्यू होगा? पिछले साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। मतलब कॉस्ट शीट में जो पिछले साल की ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई होगी उस पर मेरा ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वैल्यू हो जाएगा। अब क्वेश्चंस में आपके पास पिछले साल की कॉस्ट शीट का डेटा होता नहीं है, आपके पास क्वेश्चंस में पिछले साल की कॉस्ट शीट का डेटा होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो इस साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई होती है, मान लो इस साल एक यूनिट को बनाने का 20 रुपए का खर्चा है और ओपनिंग स्टॉक 2,000 है, तो मैं क्या करता हूं, इसी साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे उसको वैल्यू कर देता हूं। कॉन्सेप्चुअली पिछले साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ये वैल्यू होना चाहिए, लेकिन दिक्कत यहां पे नहीं है, दिक्कत है इसकी अजम्पशन लिखने में। बच्चे इसकी क्या अजम्पशन लिखते हैं? अज्यूमिंग दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स विल बी वैल्यूड एट करंट ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अज्यूमिंग दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स विल बी वैल्यूड एट करंट ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा जी काट देगा वो इस अजम्पशन को, और यहां से आपका पूरा क्वेश्चन काट देगा वो इसके आगे। ठीक है जी, आंसर आपका बिल्कुल सेम आया होगा। आपकी यहां पे अजम्पशन क्या बनेगी? आपने जब ये अजम्पशन बोली ना कि मैं फिनिश गुड्स को करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू कर दूंगा, मतलब आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता। एग्जामिनर ये समझ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है सही अजम्पशन लिखो, आंसर चाहे वही बने। तो आपकी अजम्पशन यहां पे क्या बनेगी? अज्यूमिंग दैट, क्योंकि मुझको पिछले साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डेटा नहीं है, तो अज्यूमिंग दैट करंट ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अज्यूम करोगे पिछले साल की सेम, ये नहीं अज्यूम कर दोगे कि ओपनिंग स्टॉक को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू कर दूं। और सर क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक तो करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ही वैल्यू होगा। क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही वैल्यू होगा। दिस इज कॉन्सेप्ट। सर कैसे? करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक 2,000 और मान लो करंट ईयर में मैंने प्रोडक्शन करी 11,000, ठीक है ना, और करंट ईयर में मैंने सेल करी मान लो 7,000। क्लोजिंग कितना बचा? 11 और 2 13,000, 7,000, 6,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ये कहां से बचा होगा? बेटा जी 2,000 आपके पास ओपनिंग में थी, 11,000 आपने और बनाई, टोटल है आपके पास 13,000। अब फीफो लग रहा है, सेल आपने कितना किया है? 7,000। इसकी सेल कैसे हुई होगी फीफो के अकॉर्डिंग? पहले ओपनिंग का गया होगा 2,000, 5,000 और बेचना है, यह गया होगा करंट में से, तो क्लोजिंग कहां से बचा होगा फिर? करंट में से तो बचा होगा। करंट में से 5,000 चला गया, 11,000 में से 5,000 चला गया, 6,000 बच गया, और 6,000 का ही मेरा क्लोजिंग स्टॉक था। कहां से बचा? करंट ईयर में से बचा ना, तो करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू हो जाएगा। सर इसके लिए कोई अजम्पशन नहीं लिखनी पड़ेगी, दिस इज कॉन्सेप्ट। ओपनिंग स्टॉक के लिए अजम्पशन लिखनी पड़ सकती है, नहीं तो नहीं लिखनी पड़ेगी। और अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक के लिए, अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक के लिए लास्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लास्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू होगा। तो चाहे आपने रेफरेंस के लिए लिख लेना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लास्ट ईयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करंट ईयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपका फीफो लग रहा है। सर अगर वेटेड एवरेज लग रहा है, बेटा जी अगर वेटेड एवरेज लग रहा है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक किस पर वैल्यू होंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्यों सर? वेटेड एवरेज का रेट क्या होता है? ओपनिंग कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स प्लस करंट यूनिट्स, यही होता है आपका वेटेड एवरेज रेट।
ओपनिंग कॉस्ट क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कॉस्ट। करंट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, करंट ईयर में जो यूनिट्स बनी है उनकी यूनिट्स। तभी मैंने बोला कि अगर वेटेड एवरेज लग रहा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पे लग जाएगा। बट अगेन पिछले साल की, लास्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पे ओपनिंग स्टॉक वैल्यू होगा, करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पे क्लोजिंग स्टॉक। और अगर आपके पास पिछले साल की कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल नहीं है तो अजम्पशन लोगे, अज्यूमिंग दैट current year's cost of goods available for sale is equal to last year cost of goods available for sale, और उसी प्राइस पे ओपनिंग स्टॉक, उसी प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हो जाएगा। नहीं तो पिछले साल की कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पे ओपनिंग स्टॉक और करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पे क्लोजिंग स्टॉक। ये है वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग। लीफो यहां पे बोला नहीं जाता है, और अज्यूम भी हम खुद से नहीं करते हैं लीफो, या तो वेटेड एवरेज या फिर फीफो अज्यूम करा जाता है। हाँ जी, ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। क्लियर हो गया? तो बेटा जी कॉन्सेप्ट्स यहां पे यही थे। अब एक काम करते हैं, आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करूंगा। कॉस्ट शीट हमारा हो चुका है पूरा रिवाइज। इस चैप्टर के जो नोट्स मैंने रेफर करे हैं वो भी मैं उसी सेम लिंक पे, जिसपे मैंने टेलीग्राम का आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर मैं डाल दूंगा ये वाले नोट्स भी। और अगेन सेम बात हर सेशन के बाद आपको बता के जा रहा हूं। सबसे पहले क्लास वाले क्वेश्चंस, उसके बाद मेरी ही बुक से जो आपके अपने मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसके बाद स्टडी मैट। बेटा जी साथ के साथ निपटाने हैं। अब एक दिन छोड़ के परसों होगा सेशन, अगला चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे उसमें। उससे पहले पहले ये मेरे को कंप्लीट चाहिए, ठीक है जी? एंड आई होप मटेरियल चैप्टर हो चुका है आपका, कर लिया ये तीनों कामों? हाँ जी, तुषार रियली सॉरी, पीडीएफ में नहीं मिल पाएगी बुक, आई एम रियली सॉरी, आप हार्ड कॉपी में ले जाइएगा, ठीक है जी? चलिए बाय बाय। बाकी अगले सेशन में मिलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और ओवरहेड्स का टारगेट रखेंगे। हाँ वही तो कमल कह रहा है सर, स्टडी मैथ्स में से 2 ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ओके। तभी मैंने बोला ना, पहले मेरी वाली बुक का बेस बना लो, फिर स्टडी मैथ्स से सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए देखेंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। चलो जी बाय बाय।